बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस कोर्स ऑफ बेसिक थ्योरी ऑफ फ्लूइड्स। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो फ्लो इन अ पैरेलल प्लेट चैनल था। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि हमने किया क्या था। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि प्रॉब्लम की ज्योमेट्री है क्या। आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स थी विच वर डिस्टेंट एट 2a, यानी उन दोनों प्लेट्स के जो फासला था वो 2a था, और उन प्लेट्स के दरमियान एक फ्लूड, द गैप बिटवीन द प्लेट्स वर फिल्ड विद द फ्लूड, और ड्यू टू सम एक्सटर्नल मैकेनिज्म प्लेट्स वर बीइंग स्ट्रेच्ड, और इस चैनल की स्ट्रेचिंग वॉल की वजह से फ्लूड में जो वेलोसिटी जनरेट होगी हमने उसको कैप्चर करना था। यानी हमने गवर्निंग इक्वेशन ऐसी कंस्ट्रक्ट करनी थी कि उन्हें सॉल्व करें तो हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर फ्लूड प्रॉब्लम डोमेन के किसी भी पॉइंट के ऊपर हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकें। और सिमिलरली the two walls were at different temperatures, therefore the heat was always flows from high temperature regime to low temperature one। तो इस वास्ते हमने टेम्परेचर प्रोफाइल भी फाइंड आउट करना था। हमने किया कि हमने नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन और हीट इक्वेशन, इन तीन टाइप की इक्वेशंस को पकड़ा को लिया। बेसिकली फर्स्ट वन वाज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड के दो पार्ट्स थे, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फिर हीट इक्वेशन। इन पे हम तफसील से बात कर चुके हैं। फिर हमने आपको ये बताया कि हमारे पास प्रेशर नहीं है, तो उसके लिए हमने प्रेशर टर्म को एलिमिनेट किया और एक नई इक्वेशन आ गई जिसमें प्रेशर नहीं था, एंड दैट इक्वेशन वाज स्टिल अ पीडीई। हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसका प्रॉपर नाम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं इसे मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहता हूँ कि प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर देती है, वरना इसका अप्रोप्रिएट नाम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से हम को यूज़ करके हमने पीडी को ओडी में कन्वर्ट कर दिया, और हमारे पास एक ओडीआई एफ की फॉर्म में, आई कॉल्ड इट आई थिंक स्टार वन, डू यू रिमेंबर, एंड अनदर ओडी वाज द हीट इक्वेशन, थीटा वाली जो इक्वेशन थी, आई थिंक आई कॉल्ड इट स्टार टू। अच्छा, अगर आप याद करें देखिए स्टार वन के स्ट्रक्चर को, तो इट्स अ हाईली नॉन लीनियर इक्वेशन। अब नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना इज़ अ रियल चैलेंज। आपने अपने एफएससी या बीएससी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पर जो कोर्सेज पढ़े हैं उनमें आपने ज़्यादातर देखा होगा आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा। और मैं थोड़ी सी सोल्यूशन मेथोडोलॉजी पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ जो आपने अभी तक पढ़ी है। आप देखते होंगे कि ख़ास टाइप की इक्वेशन है। लेट से हम चले पहली इक्वेशन बात करें, सेपरेबल इक्वेशन है जिसमें डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म्स अलग हो जाएं, डी वाई के साथ वाई वाले टर्म्स अलग हो जाएं। उनका एक ख़ास तरीका आपने वो एफएससी में पढ़ा, बीएससी में थोड़ा सा उसे टच किया था। फिर उसके बाद आई थी शायद होमोजेनियस इक्वेशन, कि उसमें बड़ी फेमस है वो सब्स्टिट्यूशन वाई इज इक्वल टू वी एक्स आप यूज़ करके उसे सेपरेबल बना सकते हैं। फिर आपने पढ़े होंगे, फिर आपने ये देखा कि हर इक्वेशन सेपरेबल नहीं बनाई जा सकती, यानी हर इक्वेशन होमोजेनियस नहीं होती। तो आपने देखा एग्जैक्ट इक्वेशंस को देखा कि ख़ास तरीके की प्रॉपर्टी पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द एग्जैक्ट इक्वेशन। फिर आपने ये भी देखा कि ज़रूरी नहीं हर इक्वेशन एग्जैक्ट हो, तो उसके लिए एग्जैक्ट बनाने की फिर टेक्निक्स हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के ट्रिक्स हैं। लेकिन आपने ये देखा कि ज़रूरी नहीं हर इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जा सके। तो आपने देखा हर मेथड की एक लिमिटेशन है, एक ख़ास टाइप की इक्वेशंस के लिए वो मेथड काम करता है, उससे आगे नहीं। और मेरे ख्याल में ये सारे मेथड्स, बल्कि ख्याल के यकीन ये सारे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन तक लिमिटेड थे। अब अगर आपके पास हायर ऑर्डर इक्वेशन आएँ तो मेरे ख्याल में आपने ये वो पढ़ा होगा अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड एंड द वेरिएशन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसमें वो आप देखते हैं कि राइट वाई जो आपका जनरल सोल्यूशन होता है दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और आपको याद पड़ता है कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना तो आसान ही होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज़ अ रियल टास्क। और अगर राइट हैंड साइड इस तरह की हो तो वाई पी ऐसा होगा, इस तरह की। तो ये सारी चीज़ें आप अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अगेन
इसमें वाई पी निकालना भी एक मसला था एंड सिमिलरली ये भी सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के लिए सेटिस्फैक्ट्रीली ये काम करता है मेथड, अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट मेथड। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का भी इसी तरह से ये लिमिटेशन है। तो मेरी सारी बात करने का मकसद ये है कि ये जो सारे मेथड आप पढ़ चुके हैं, ये आप ये जो एफ़ वाली इक्वेशन थी *1, देखिए आपको याद पड़ता है F4 प्राइम जिसमें F का 4th डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा था और शायद उसमें F और F ट्रिपल प्राइम का प्रोडक्ट है और F डैश इंटू F डबल डैश का प्रोडक्ट है। तो ड्यू टू दीज रीजंस आपने वो जो मेथड्स जितने भी आपने पढ़े हैं जिनको मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किए, उनमें से कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए अब कुछ एडवांस मेथड भी हैं जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, उनके एडवांस वर्जन्स भी हैं। तो वो मेथड्स दे कैन वर्क, लेकिन उनमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ा हाईली बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए। ऑन दी अदर हैंड अब हम जब अप्रोच फॉलो करेंगे, दैट अप्रोच इज़ कॉल्ड द न्यूमेरिकल अप्रोच। अच्छा, इस पे थोड़ी इस बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल अप्रोच होती क्या और इससे पहले वाली जो आपने डिस्कस की है मेथड्स, उनमें होती क्या, वो उनमें क्या फ़र्क है। तो आपने याद पड़ता होगा आपको कि आपने पहले मेथड्स में अगर कोई इक्वेशन है, लेट से वाई ट्रिपल प्राइम प्लस वाई डबल प्राइम प्लस समथिंग एटसेट्रा इस टाइप की कोई इक्वेशन है, तो आप एक निकालते हैं सोल्यूशन वाई इज इक्वल टू दिस, यानी एक एक्सप्रेशन, एक फार्मूला निकाल लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू समथिंग या एक ऐसी इक्वेशन। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको, x प्लस ई रेज़ पर y इज इक्वल टू समथिंग, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन निकाल लेते थे जिसमें y इन्वॉल्व होता था, या आप एक्सप्लिसिटली y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में आप एक इम्प्रेशन निकाल लेते, तो उसे हम कहते थे दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, अब ज़रा रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर एक इक्वेशन का सोल्यूशन आपने निकाल लिया है y इज इक्वल टू समथिंग, अब ये सोल्यूशन आपको क्या बता रहा है, यू कैन नॉट फाइंड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सोल्यूशन। हाँ, इसका फर्दर आप सोल्यूशन के एनालिसिस करें तो आपको कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ती है, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना वगैरह वगैरह, तो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, अ पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स। तो आप बेसिकली करते हैं क्या कि आप ग्राफ बनाते हैं सोल्यूशन का। ग्राफ आपको बताता है, क्लियरली आपको बताता है कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। यानी हमारे केस में अगर हम f का ग्राफ बनाएंगे या f डैश का ग्राफ बनाएंगे, ज़ाहिर है f आपको एक वेलोसिटी देता है, f डैश दूसरी वेलोसिटी देता है। तो f और f डैश का ग्राफ बनाने से हमें पता लग जाएगा कि इस f या f डैश कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है, कहाँ ये इंक्रीज़ करे, कहाँ डिक्रीज़ करे। यानी हमारे में पता चल जाएगा कि हमारी फ्लो वेलोसिटी किस जगह पर ज़्यादा है, किस जगह पर कम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड सेम होल्ड्स फॉर द टेम्परेचर। तो इस तरह से हम ये यानी सोल्यूशन के साथ ये हम अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है इससे, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास एक्सप्रेशन जिस टाइप का भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको ग्राफ इज़ व्हाट यू ऑलवेज रिक्वायर। ग्राफ की हेल्प से ही आप चीज़ों को समझते हो। तो ये तो होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हमें ग्राफ ही चाहिए तो हमें वो दरमियान का एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू समथिंग एटसेट्रा बनाने की ज़रूरत की, अगर कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम वो एक्सप्रेशन ना बनाएं बल्कि वो पॉइंट्स चूज़ कर लें और हमारे पास पॉइंट्स पे डोमेन में पॉइंट्स चूज़ कर लें और पॉइंट्स पे वैल्यूज़ आ जाएं और वैल्यूज़ को ज्वाइन करके हम ग्राफ बना लें। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बजाय कि आप एक्सप्रेशन बनाएं और फिर ग्राफ बनाएं, क्या ये बेहतर नहीं कि आप एक्सप्रेशन बनाएं बगैर ही ग्राफ बना लें। तो ये आपको एक अजीब सी बात तो लग रही होगी कि आप एक्सप्रेशन बनाए बगैर ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड्स काम ऐसे ही करते हैं। अब इसकी तफसील इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में आगे पढ़ते हैं। तो दो अप्रोचेज़ हैं, तो मैं अपनी बात को समराइज़ करते हुए आपको बताता हूँ कि दो अप्रोचेज़ हैं। ये जो तरीका है कि y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में एक फार्मूला बना लेना, इसे कहते हैं एनालिटिकल अप्रोच। और न्यूमेरिकल अप्रोच में आप ये कहते हो कि डोमेन में पॉइंट्स चूज़ कर लेते हो और उन पॉइंट्स के ऊपर आप समहाउ वो जो अननोन फंक्शन है या अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हो। ठीक है,
तो एंड फाइंड आफ्टर फाइंडिंग दोज वैल्यूज़ आप उनका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, आप उन वैल्यूज़ को संभाल के भी रख सकते हो, उनकी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करके आप फ्यूचर में अगर आपको कुछ चीज़ फाइंड आउट करनी है वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने एफ़ के लिए सॉल्व कर लिया, आपके पास वैल्यूज़ आ गई, तो अगर आपने एफ़ डैश निकालना है तो हाउ विल यू फाइंड डू दैट, तो वो आपने जो वैल्यूज़ एफ़ के लिए फाइंड आउट की होंगी उन्हें यूज़ करके आप एफ़ डैश निकालोगे। कैसे, वी विल सी इंशाल्लाह दिस इन दिस लेक्चर। अगर टाइम बचा तो इस लेक्चर में, वरना अगले लेक्चर में। तो आप समझ गए ना। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेज, एनालिटिकल और न्यूमेरिकल। हम बात करेंगे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल अप्रोच की। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं कि न्यूमेरिकल अप्रोच आपके लिए बिल्कुल नई होगी मेरे ख्याल में, तो इसको हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। अब बात यह है कि न्यूमेरिकल अप्रोच को कैसे काम करता है, इसके बिल्कुल बेसिक्स हैं क्या, वो हम बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से ABCs ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑफ द न्यूमेरिक्स यहाँ से शुरू करते हैं बात। अच्छा ये इसको प्लीज़ इग्नोर कर दें, ये लेक्चर 2 लिखा, दिस इज एक्चुअली लेक्चर 3, यू नो दिस। अच्छा, यहाँ से बात शुरू कर लेते हैं। सॉल्यूशन मेथडोलॉजी स्टार 1, वो जो एफ वाली इक्वेशन थी उसकी। अच्छा, अब देखें हम ये करेंगे, वो जो लेफ्ट हैंड साइड पे था ना, वो अब याद है आपके पास था F4 माइनस समथिंग इज इक्वल टू 0, वो इज इक्वल टू 0, तो ज़ीरो राइट हैंड साइड पे आ गया। वो जो भी कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे था, आप उससे ज़रा देखिए, वो यही था ना ये। अगर आप ये देखें, ये एक्सप्रेशन, ये क्वांटिटी को अगर मैं साई का नाम दे दूँ, तो ये साई कितनी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। साई डिपेंड कर रहा है एफ़ पर, साई डिपेंड कर रहा है एफ़ डैश पर, एफ़ डबल डैश पर, एफ़ ट्रिपल डैश पर, F4 डैश पर। इसका मतलब है साई इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एफ़ डैश, एफ़ डबल डैश, एफ़ ट्रिपल डैश, F4 डैश। एम आई राइट? तो मैं साई को इसका नाम देंगे, ठीक होगी ना बात। अच्छा, अब देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वो जो इक्वेशन स्टार 1 थी और उसका एग्जैक्ट इक्वेशन सोल्यूशन फ़र्ज़ करिए कैपिटल एफ है, तो अगर कैपिटल एफ उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है तो वो उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी अगर आप उस इक्वेशन में स्मॉल एफ की जगह पे कैपिटल एफ पुट कर दें तो आंसर 0 नहीं आना चाहिए। तो ये देखें, यही लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये क्वांटिटी है क्या, ये बेसिकली साई ऑफ कैपिटल एफ, एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, F4 पाइन, ये सही लिखा है ना मैंने, तो ये दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, मैंने इसमें से हर एक में स्मॉल एफ ऐड भी कर दिया और स्मॉल एफ सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। यहाँ पे स्मॉल एफ डैश ऐड कर दिया, स्मॉल एफ डैश सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ भी स्मॉल एफ डैश डबल डैश ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। एंड दिस होल थिंग ऑफ कोर्स इज इक्वल टू 0। मैंने इसे इक्वेशन 18 का नाम दिया। अच्छा, अब हम एक रिज़ल्ट यूज़ करना चाह रहे हैं विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट, आप इसे बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं टेलर थ्योरम इन, बहुत बारी मैंने कहा इस्तेमाल करते हैं, तो वो टेलर थ्योरम इन 1 डायमेंशन तो बड़ा इस्तेमाल करते हैं कि साई ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स प्लस एच साई डैश ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वेयर बाई 2h साई डबल डैश ऑफ एक्स एंड सो ऑन प्लस ऑन। ये मल्टी डायमेंशंस में ये थ्योरम इस तरह से बनता है, ये देखिए, साई ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के सी प्लस एल, अगर ये हो तो अगर इसे आप मल्टी डायमेंशन में ओपन करें तो ये हो जाएगा साई ऑफ ए बी सी प्लस एच टाइम्स पार्शियल साई और पार्शियल ए प्लस के टाइम्स पार्शियल साई और पार्शियल बी प्लस एल टाइम्स पार्शियल सी और पार्शियल साई और पार्शियल सी, ठीक है। और आगे भी टर्म्स आएंगी, लेकिन मैंने इन्हें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स तक, यानी साई के सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक इन्हें ट्रंकेट कर दिया, रोक दिया मैंने। हम ये ज्यूम करें कि एच के एंड एल आर सो स्मॉल कि उनके स्क्वेयर्स और हायर पावर्स नेगलेक्ट किए जा सकते हैं, तो इस वास्ते मैंने सिर्फ ये फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स तक लिया है। अच्छा, वैसे एक एक्सप्रेशन, एक सेंटेंस हम अक्सर सुनते हैं कि दिस क्वांटिटी सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी नेगलेक्टेड। वैसे कॉमन सेंस की बात है कि स्क्वायर एंड के बाद हायर पावर्स कहने की ज़रूरत क्या है। अगर स्क्वायर आप नेगलेक्ट कर सकते हैं तो हायर पावर, उससे क्यूब भी तो नेगलेक्ट होना चाहिए ना।
क्या ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर तो आप नेगलेक्ट करते हैं और क्यूब नेगलेक्ट ना किया जा सके? ये इंटरेस्टिंग, अजीब सा लगता है। फॉर एग्जांपल अगर h का वैल्यू लेट से 0.5 है, मैं एक बात कर रहा हूँ एक समझने की नीयत से, समझाने की नीयत से या समझने की नीयत से, कि अगर आप इसका h स्क्वायर को अगर हम इग्नोर कर सकें, यानी हम एक ऐसी स्केल पे बात कर रहे हैं जिसमें हमारे लिए एच स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर इग्नोरेबल है, तो इसका क्यूब तो इससे भी छोटा हो जाएगा, 4 तो उससे भी छोटा हो जाएगा, तो जाहिर है वो ऑटोमेटिकली वो स्मॉलर ही होंगे। तो ये वैसे एक बाय द वे करके एक फिक्रा मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये एक अंडरस्टूड सी बात होती है मेरे ख्याल में कि अगर स्क्वायर नेगलेक्ट किए जा सकते हैं, हायर पावर भी नेगलेक्ट हो जाने चाहिए। ओके, एनीवेज। अच्छा ये देखिए, अब मैं ये थ्योरम इक्वेशन नंबर 18, ये जो अभी आपने ये इक्वेशन 18 इस पे लगाया, ये देखें, मैं इसको इनको अगर कंबाइन करूँ तो ये पहला तो होना चाहिए मेरे पास साई ऑफ एफ डैश एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश प्लस एफ अगेन एफ 4 डैश, फिर क्या आना चाहिए प्लस पार्शल साई ओवर पार्शल एफ, और ये आपके पास ये देखें ये एच है आपका, ये उसके बाद क्या था, यानी एच के और एल है ना, ये आपका एच है, ये के है, ये एल। अच्छा ये आप देखें, इसमें आपके पास सिर्फ 3 वेरिएबल्स हैं, ये मैंने समझाने के लिए आपको सिर्फ 3 तक रोके रखा है। हमारे इस केस में आपके पास 5 वेरिएबल हैं, यानी ए बी सी डी ई एफ है ना। तो ये देखिए, तो हमारा ये 5 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स का सिलसिला है। तो ये आ जाएगा पार्शियल साई ओवर पार्शियल एफ इंटू एफ कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, फिर आ जाएगा प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल एफ डैश इंटू एफ कैपिटल एफ डैश माइनस स्मॉल एफ डैश, फिर प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल एफ डबल प्राइम इंटू दिस एफ डबल डैश माइनस एफ स्मॉल एफ डबल डैश, फिर पार्शियल साई ओवर पार्शियल एफ 3 यानी एफ ट्रिपल प्राइम इंटू एफ कैपिटल एफ ट्रिपल प्राइम माइनस स्मॉल एफ ट्रिपल प्राइम, और फिर प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल एफ 4 प्राइम इंटू कैपिटल एफ 4 माइनस स्मॉल एफ 4, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इस लेक्चर की मेरे ख्याल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो बस यही है कि आपने इस थ्योरम को इक्वेशन 18 पर कैसे अप्लाई करना। मेरे ख्याल में क्योंकि ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, आप थोड़ा सा इसे गौर व फिक्र करें तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये वही एक्सप्रेशन जो मैंने आपके सामने लिखे बताए थे आपको थोड़ी देर पहले। तो दिस होल थिंग इज़ ज़ीरो, ठीक है। ये तो राइट हैंड साइड वाली बात है। ओके, नाउ अब ये पार्शियल साई और पार्शियल एफ की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? ये वैल्यू निकलेगी यहाँ से, यहाँ से। आप देखिए, अगर मैं पार्शियल साई और पार्शियल एफ निकालूँ, अगर मैं इस क्वांटिटी को एफ के हिसाब से डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे पास आना नहीं चाहिए आर ई एफ ट्रिपल प्राइम, है ना। तो पार्शियल साई ओवर पार्शियल एफ इज शुड बी आर ई एफ ट्रिपल प्राइम, और पार्शियल साई ओवर पार्शियल एफ डैश क्या होना चाहिए? वो आना चाहिए माइनस आर ई एफ डबल प्राइम। पार्शियल साई ओवर पार्शियल एफ डबल प्राइम क्या आना चाहिए? माइनस आर ई एफ डैश, और पार्शियल साई ओवर पार्शियल एफ ट्रिपल प्राइम आना चाहिए आर ई एफ, और पार्शियल साई ओवर पार्शियल एफ 4 आना चाहिए 1, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल में ये आप समझ ही गए होंगे। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो इस पर दोबारा बात कर लेंगे, हैं। वो मेरे ख्याल में कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। कल हमारी जब उस पर लेक्चर करा, मेरे ख्याल में आपके साथ क्लास होगी, एक सेक्शन के साथ मेरी 11 से 1 होती है और एक के साथ 3 से 5, है ना। तो उस दौरान में हम इस पर तफसील से बात कर सकते हैं इफ़ समवन आस्क। वैसे तो मेरे ख्याल में जो डिटेल्स हैं मैं बताए जा रहा हूँ आपको। ओके, एनीवेज, वो जो वैल्यूज़ मैंने अभी डेरिवेटिव्स की बताई हैं आपको, वो मैंने सारी की सारी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें पार्शियल साई ओवर पार्शियल एफ, पार्शियल साई ओवर एफ, पार्शियल एफ डैश, पार्शियल साई ओवर पार्शियल एफ ट्रिपल प्राइम एंड डबल प्राइम, फिर ट्रिपल, ये सारा कुछ ये पुट करके इस इक्वेशन में, तो आई रीच हियर, तो मैं यहाँ तक आ जाता हूँ। ये देखें, ये मैंने उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब फिर आगे नेक्स्ट लाइन मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये देखें, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, यहाँ भी इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये सारा करके ये। तो आप देखिए बहुत सारी टर्म्स इसमें कैंसिल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये F4 वाली टर्म स्मॉल f4 से कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म
भी किसी ना किसी टर्म, लेट से लाइक ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है इक्वेशन नंबर 19 की फॉर्म में। ठीक होगी ना बात? अच्छा, अब ये इक्वेशन 19 हमें क्या बता रही है, इसको हमने आगे यूज़ कैसे करना है सोल्यूशन निकालने के लिए, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पर तफसील से बात करेंगे, यानी कैपिटल एफ और स्मॉल एफ का रोल क्या होगा वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर हम तफसील से इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे। अच्छा, अगला लेक्चर आपने उसका आपको यू शुड बी एंशियसली वेटिंग फॉर दैट। मेरे पास आपको अगले लेक्चर में देने के लिए एक सरप्राइज है, एंड वो अंग्रेज़ी में कहते हैं यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। आपके लिए वो सरप्राइज़ बहुत अच्छा आपको लगेगा, तो इसलिए अगले लेक्चर को मिस ना करिएगा और ध्यान से अगला लेक्चर सुनिए। वो हमारे एक चीज़ होती थी, हमारे बचपन कहते थे खासे की चीज़, यानी वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कोई होती थी। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह यू विल हेयर सम सॉर्ट ऑफ दैट खासे की चीज़, और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको एक उसमें आप एक चीज़ देखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो आप मुझसे सवाल करते रहते हैं वो उस पर वो हमारा LMS जो है उस पर गपशप लगाते रहते हैं हम, तो उस पर भी काफ़ी सारी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के अल्लाह हाफिज़ हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।